मैं सदमे में उनकी बातें सुन रहा था। अचानक मुझे कमरे के अंदर से खिड़की में एक साया दिखाई दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे इसी घर में दफना दिया? मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने उसे मार डाला। उसकी बुरी नज़र थी और ये ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। और लेकिन बुढ़िया, वो तुम्हारी बेटी थी। मुझे उसे याद दिलाना ज़रूरी लगा। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। हाँ, वो थी, लेकिन उसने जिसे धोखा दिया वो मेरी पोती थी। एक पाप का वध करके मैंने अपने स्नेही हृदय को पत्थर बना लिया, क्योंकि ठीक होने के बाद वो फिर से वही काम करेगी। अगर किसी जानवर के मुंह में खून लग जाए तो वो रुकता नहीं। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। मैं भी उतनी ही गंदी थी। मेरा मुंह भी खून से लथपथ था। बूढ़ी माँ बोली, उस रात मेरी पोती ने मुझे ऐसा करते देखा और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। मेरे पोते पोतियाँ उस रात की घटना का जिक्र करने लगते और लोग मुझे शक की निगाहों से देखते। मेरी बेटी के बारे में फिर से सवाल उठे, जिसे बिना कफन के दफनाया गया था। मैं वो घर छोड़कर हर रात यहाँ आती थी। वो मेरे भाई का घर था। मैं उससे बात करके आती थी, लेकिन मेरी बेटी का दुर्भाग्य कि एक रात उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वो चीखने लगी। वो उस रात की घटना के बारे में बताने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखना चाहा, लेकिन मैं थक गई थी और मैंने उसका मुंह बंद करने के लिए उसका गला घोंट दिया। और मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था और मेरा यहाँ दम घुट रहा था। और उसे कहाँ दफनाया गया था? बुजुर्ग मां ने एक अजीब और रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं बस भागने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने ना में सिर हिला दिया। उसे वहीं दफनाया गया है जहां तुम बैठे हो, इस पलंग के नीचे। ये कहते हुए वो बुरी तरह हंसने लगी। उसका चेहरा अब मुझे घिनौना लगने लगा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बैठ गई। उन लड़कियों को देखकर मेरा मन थोड़ा चौंका। फिर मैं रुक गया। मुझे होश आया और दिल को थामकर मैंने उसकी तरफ देखा। लेकिन वो उस दिन तुम्हारी पोती, वो मुझसे मिलने आती है। मैंने उसके साथ क्या किया और वो मेरे साथ क्या करेगी? मरने के बाद भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं उसके लिए कब से लाशें भी निकालता हूँ और वो इस पर खुश हो जाती है। बुढ़िया ऐसे कह रही थी जैसे वो खो गई हो, और पता नहीं मेरा डर कहाँ चला गया। मैं माथे पर गेंद रखकर सो गया। सब कुछ सुनने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाकर खड़ा हो गया। जिन और भूत आत्माएं हैं या नहीं, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि ये कोई और जीव नहीं है, बल्कि उस बूढ़ी माँ और उसकी बेटियों को इलाज की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। और यहाँ रहने वाली सभी बूढ़ी औरतें नरभक्षी थीं, और सबसे बड़ा पाप ये था कि वे शवों का अपमान करते थे और वे अपनी कहानियाँ गढ़ते थे ताकि कोई उनकी असली पहचान न जान सके। लेकिन अब मैं गांव वालों को इकट्ठा करना चाहता था और उन्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि इस गांव में पुरुषों का अपमान किया जा रहा था और हर कोई इससे बेखबर था। बूढ़ी माँ बिना किसी ज़रूरत के ही बेतुकी बातें कर रही थी। घर आकर मुझे खुद पर थूक आया कि मैं इतने दिनों से डरी हुई थी। काश मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया होता। आत्माएं, जिन या अलौकिक प्राणी इतनी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। मैंने भी नहीं। अब इस बूढ़ी औरत के पास एक दो थे। नरभक्षियों को गांव से बाहर निकालना था। इस सिलसिले में सबसे पहले मुझे नवाबी से मिलना था। वो कब्रिस्तान जा रहा था अपना कोटा पूरा करने। मुझे उससे ये पूछना था। एक रात उसने बूढ़ी औरत को लाशों को अपवित्र करते देखा, क्योंकि वो दिन में ये काम नहीं कर सकती थी। शायद साथ ही उसकी कुंवारी औरतें भी इस घिनौने काम में शामिल होंगी। लेकिन कैसे? मैं नवाबी से मिलने ही वाली थी कि तभी पिताजी ने मुझे किसी ज़रूरी काम से अपने पास बुलाया, और जब तक मैं पिताजी के यहाँ से उठी ईशा का समय हो गया था। लेकिन किसी अनजान एहसास के साथ मैं नवाबी से मिलने घर से निकल पड़ा। पूरा गांव सर्द रातों से कांप रहा था। मैं नवाबी के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया और किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा नवाबी की बहन ने खोला और मेरी नज़र भटक गई। लेकिन फिर मैंने खुद को दोषी ठहराया और नवाबी के बारे में पूछा। उसने मेरी आंखों पर ध्यान दिया और दुपट्टा ओढ़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, वो बाहर गई है। और मैंने खुद को दोषी ठहराया और बिना जवाब दिए चली गई। मुझे खुद पर घिन आ रही थी। यानी बुढ़िया सही कह रही थी, खून कहाँ मिलता है। और इसी गंदी आदत और खून की वजह से मेरी नज़र हर लड़की पर एक जैसी नहीं रहती थी। बहन बेटी में भेद किए बिना कुत्ते जैसी नज़र। मैं खुद को मोटी की तरह गालियाँ देती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने खुद को नहीं, अपने माँ बाप पर ये गाली निकाली थी। पेंसिल फेस मेरे लिए ये एक राहत की बात थी, क्योंकि हर इंसान की तरह मेरे लिए खुद को सुधारने की कोशिश करने से ज़्यादा खुद की आलोचना करना ज़्यादा आसान था। मेरे ख्याल से मैं नवाबी से ऊंचे विचारों के साथ मिलना चाहती थी। मुझे पता था कि नवाबी अपना कोटा पूरा करने कब्रिस्तान गया होगा। मैं उसके पीछे कब्रिस्तान से बाहर आकर खड़ी हो गई थी।
कब्रिस्तान में कदम रखते ही मेरे पूरे वजूद में एक रोमांच दौड़ गया। और वहाँ बहुत अंधेरा भी था, लेकिन हल्की सी चांदनी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं कब्रों के ऊपर से कूदते हुए आगे बढ़ने लगा। तीसरी और चौथी कब्र के पास मैंने नवाबी को देखा। वह बिल्कुल नंगा था, अपने ऊपर बारूद डाल रहा था और कब्र पर लेटा हुआ था। पता नहीं क्या वह बस खिलवाड़ कर रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आया। जो लोग कब्रिस्तान जाकर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेते, असल में वो पत्थर दिल होते हैं। और नवाबी भी कितना बेईमान इंसान था। और शायद मैं कमज़ोर था, क्योंकि मेरी जवाबदेही और गुनाहों से तौबा सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित थी। खैर, मैंने झुककर बेहोश नवाबी को हिलाया और जवाब में उसके मुंह से गालियों की बौछार निकली। मैं भी उसे बेइज्जत करते हुए उसकी पीठ पर लड़खड़ा गया और वो सीधा हो गया। सीधा होते ही जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं।